आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और आज चर्चा हो रही है राज्यसभा चुनावों की। राज्यसभा चुनाव में देखिए जब नाम अनाउंस होता है तो वो तय ही होता है, पार्टियां अपना गणित लगा करके चलती हैं और उनको मालूम होता है कि इस राज्य से इतने सीटें जो है मैं जीत सकता हूं, उतने उम्मीदवार उतारे जाते हैं। तो इसलिए जो भी नाम हम आपको बता रहे हैं मतलब ये राज्यसभा जीत जाएंगे। तो जेपी नड्डा साहब गुजरात से जीत जाएंगे और पार्टी अध्यक्ष हैं और एक बार फिर पार्टी इनको राज्यसभा रूट से भेज रही है। लेकिन बड़े बड़े मंत्रियों को अभी राज्यसभा नहीं दिया गया है। इसमें केवल अपवाद जो आप कह सकते हैं वो जेपी नड्डा हैं, अश्वनी वैष्णव का नाम आ गया है और सुधांशु त्रिवेदी। ये तीन नाम हैं जिनको दोबारा जो है राज्यसभा से भेजा जा रहा है। अब जेपी नड्डा साहब की इतनी चर्चा क्यों, पहले तो इतनी देर से अनाउंसमेंट क्यों हुआ? जब सब जगह मीडिया में चर्चा होने लगी कि क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, राज्यसभा से नहीं भेजे जाएंगे, तब ये लिस्ट आ रही है और क्लियर हो रहा है कि राजस्थान से जेपी नड्डा को भेजा जा रहा है। क्योंकि ये भी बातचीत हो रही थी कि जेपी नड्डा को भी शायद चुनाव लड़ाया जाए, मुख्य तो अध्यक्ष हैं कि लड़ाया किया जाए, वो खुद लड़ेंगे और हो सकता है वो हिमाचल प्रदेश से अपने गृह राज्य से चुनाव लड़ें। लेकिन अब उनका ऐलान जो है वो गुजरात की लिस्ट से किया गया है, वो गुजरात से राज्यसभा में आएंगे। राहुल जी, देखिए मुझे लगा था आपके राज्य से लड़ेंगे हिमाचल से। नहीं, ऐसा एक्चुअली उन्होंने कभी लोकसभा चुनाव लड़ा नहीं है। तो अगर मैंने पहले भी कहा था कि पहली बार होता। और दूसरा, उनका जो जिस जिले से वो आते हैं वहाँ पर अगर उनको वहाँ से दिया जाता तो हमीरपुर का जो होती सीट होती लोकसभा की, और हमीरपुर सीट होती तो उसमें फिर जो अभी आईएनबी मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, फिर वो उस पे पशुपेश रहता कि। और अनुराग सारे समीकरण देखने पड़ते हैं पार्टी को। अनुराग ठाकुर ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, वो बहुत अच्छे यंग नेता है और उनका जो हिमाचल प्रदेश में उनको माना जाता है कि वो उभरते हुए बहुत नेता हैं और केंद्र के लिए भी और राज्य के लिए भी बहुत पोटेंशियल है उनमें। तो ये मतलब ये ऑब्वियस था, आपको लगा कि जेपी मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहली बार आप उस सीट से चुनाव लड़ाते जो है उनकी सीट रही है। उनसे पहले उनके पिता का वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है जोर रहा है और धूमल जी का जिस तरह का वहाँ सम्मान है, तो एक अजीब सी बात होती है। समीर जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं जरा बात करूंगा अखिलेश यादव की। जी, बस मुझे लग रहा है कि जेपी नड्डा को गुजरात से भेजने पे मुझे थोड़ा आश्चर्यचकित लगा। मुझे लगा और जगह भी थी जहाँ से जेपी नड्डा को राज्यसभा भेजा सकता था। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से आते, हालांकि वाराणसी सांसद है लेकिन गुजरात से है, अमित शाह जी गुजरात से हैं, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गुजरात से राज्यसभा जा रहे हैं। तो मुझे थोड़ा ये लग रहा है कि उन्हें गुजरात की जगह किसी और राज्य से भी भेजा जा सकता था, लेकिन पार्टी ने अब गुजरात से भेजा है तो कुछ सोच के भेजा होगा। लेकिन अब तीनों बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के गुजरात से प्रतिनिधित्व करते हैं। जी चलें, तो अब जरा समाजवादी पार्टी की बात। अखिलेश यादव की पार्टी ने 3 उम्मीदवार दिए हैं राज्यसभा के। ये 3 नाम हैं जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन। इनमें से 2 के बारे में तो हम आपको बता सकते हैं। जया बच्चन अमिताभ बच्चन जी की वाइफ, मशहूर एक्ट्रेस जया बच्चन जी पिछले 20-25 साल से राज्यसभा में हैं। बार बार उनको राज्यसभा का टिकट दिया जाता है। लोग पूछते हैं कि भाई जया जी का क्या कंट्रीब्यूशन क्या है ये समाजवादी पॉलिटिक्स के अंदर, ये समाजवादी राजनीति में उत्तर प्रदेश के अंदर जमीन पर आखिर उनका क्या आधार है। अब ये हम नहीं पूछ रहे हैं, ये उनकी पार्टी के लोग पूछ रहे हैं कि बार बार जो है अखिलेश यादव जया बच्चन को आखिर क्यों नॉमिनेट करते हैं, क्यों जया बच्चन को जो है वो राज्यसभा भेजा जाता है। दूसरा आलोक रंजन मुख्य सचिव हुआ करते थे शायद, और जब ये मुख्यमंत्री थे तभी वो हुआ करते थे चीफ सेक्रेटरी। उसके बाद जब रिटायर हो गए तो उनको सलाहकार बना दिया था अखिलेश यादव ने अपना। तो सभी लोग बना लेते हैं आजकल। तो ये आलोक रंजन जो है, चलिए ये उनके करीबी हो गई है। एक तीसरा नाम है रामजी लाल सुमन का। इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी अभी नहीं है, लेकिन जया बच्चन जी को लेकर के थोड़ा सा अब असहजता हो रही है। आप कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर लोग थोड़े से निराश हैं कि और भी डिजर्विंग लोग हैं, उनको क्यों नहीं भेजा जा रहा। पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी पार्टी चलाती हैं। अनुप्रिया पटेल जो इधर अपना दल जो बीजेपी के साथ है, उनकी बहन है और ये सिराथू से चुनाव लड़ी थी 22 के उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में, और इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को हराया भी था। तो हैवीवेट चुनाव ये जीती थी, लेकिन सिंबल पर लड़ी थी ये अखिलेश यादव के, समाजवादी पार्टी के। तो इसीलिए अब इनका बोलना मतलब समाजवादी पार्टी के में बगावत, और ये खुल के कह रही हैं कहां गया वो पीडीए जिसकी बात करते हैं अखिलेश यादव। जब बारी आई मौका देने की तो ना पी है, ना डी है, ना ए है। सुनिए। जिस तरीके से नामांकन हुआ, 3 प्रत्याशियों ने किया और 2 प्रत्याशियों को लेकर के आपने विरोध जताया है, क्या विरोध का कारण है और समाजवादी पार्टी की विधायक होने के बाद विरोध का वजह क्या है? देखिए, मैं पल्लवी पटेल हूं और ईमान की राजनीति करती हूं। मैं प्रतिबद्ध हूँ इस बात के लिए कि पिछड़ा, दलित और मुसलमान समाज को अगर हम वोट ले रहे हैं तो ईमानदारी से उनके हितों के लिए काम करें और उनको ईमानदारी से प्रतिनिधित्व दें। जो भी नाम कल आए,
तो उसमें मैं ये मानती हूँ कि जया बच्चन जी उत्कृष्ट अभिनेत्री हैं, विदुषी महिला हैं, लेकिन पीडीए कहाँ है? दूसरे जो व्यक्ति हैं वो सरकारी क्लर्क हैं। उनके बारे में जो जानकारी है वो यही तो है कि जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे उस दौरान उन्होंने पिछड़ों का त्रिस्तरीय आरक्षण लागू नहीं होने दिया, और आज हम बाध्य हो रहे हैं कि हम ऐसे ही लोगों को जिन्होंने पिछड़ों के हितों का हनन किया है आज उनको अपना वोट देकर के आगे बढ़ाने का काम करें। तो जब पीडीए हमारा नारा है तो वो धरातल पे दिख क्यों नहीं रहा है? मदांध लोग आज बच्चन को और रंजन को पीडीए बता रहे हैं, और मैं इस धोखाधड़ी में साथ नहीं हूं। आज मुसलमान समाज जो है सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध होकर के समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और जब उनको भागीदारी देने की बात आती है तो वो उस चित्र से ही गायब है, उस लिस्ट से ही गायब है। तो इस अन्याय के खिलाफ मेरी आवाज है। चुनाव में बड़ा करीब है राज्यसभा का, फिर मैं क्या मानूं, समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल जी का वोट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जाएगा या नहीं जाएगा? देखिए, मैं पीडीए को मानने वाली हूं, और अगर पीडीए को प्रतिनिधित्व मिलता तो मैं वोट करती। बड़ा खुल के कह दिया उन्होंने, मतलब कि तभी मैं वोट करती। और कह रही हैं इसमें कहा पीडीए है, बच्चन और रंजन को पीडीए बताया जा रहा है। नहीं, देखिए सच बात भी यही है कि एक अकेले नेता कोई हैं तो वो रामजी लाल सुमन है। पुराने नेता हैं, 4 बार 5 बार वो जनप्रतिनिधि के तौर पर जीत कर आए हैं, और एक वो ऐसा चेहरा है जिनकी एक तरह से कहेंगे राज्यसभा में भेजना ये एक अच्छा चयन है। लेकिन जया बच्चन किस आधार पर ये चयन किया जाता है? और सचमुच अगर आप ध्यान से देखें तो पार्टियों के बढ़ने में और नीचे आने में जो इस तरह का प्रतिनिधित्व होता है, यानी एमएलसी बना देना, एमपी राज्यसभा बना देना, इससे बहुत कुछ तय होता है। और रंजन जी हो सकता है कि आपके बड़े अच्छे सलाहकार हो तो आप सलाहकार बनाकर रखते, पार्टी में कोई पद दे देते, लेकिन राज्यसभा में तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति भेजना था जो आपकी बात आगे रखता, जो डिबेट कर सकता, जो किसी एक कहें कि कम्युनिटी को, एक सोसाइटी के एक हिस्से को उसको लगता कि हमारा नेता वहां पहुंच गया। और पल्लवी पटेल को लेकर ही मैं कहूं, पल्लवी पटेल बड़ी शानदार नेता हैं, बहुत अच्छी वक्ता हैं। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, केशव मौर्य को हरा दिया जो उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, तो उनका भी शायद उपयोग समाजवादी पार्टी नहीं कर पा रही है जो उपयोग करना चाहिए था। यहीं आप फर्क देख लीजिए कि उन्हीं की बहन है अनुप्रिया पटेल, जिसको भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से उपयोग करती है, ठीक से हर जगह पर रखती है, जहां बात करने का अवसर देना है उसमें भी वो शामिल करती है, जब वो पार्टी की तरफ से उनको अवसर मिलता है कि किसको किसको कितना समय बोलने के लिए देना है। और पीडीए वाली बात जो अखिलेश यादव कहते हैं, उस पर पल्लवी पटेल का ये कहना ये गंभीर है। ये जो भी सुन रहा होगा, और स्पेसिफिक उन्होंने कहा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कहां है, वो उसमें रामजी लाल सुमन को छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो दलित हैं, वो तो ठीक बात है, लेकिन पिछड़ा और अल्पसंख्यक वो कहां है? यही सवाल उठाकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी महासचिव पद से त्यागपत्र दिया है। हालांकि उनको भी मनाने की कोशिश हो रही, लेकिन ये कुल मिलाकर चुनाव में जाती समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम आपने लिया है तो जरा उनकी बात भी सुन लीजिए। इनके बयानों से सब हैरान परेशान रहते हैं, इस बार ये खुद परेशान हो गए अपनी पार्टी से। स्वामी प्रसाद मौर्य, इस्तीफा का कारण मेरे इस्तीफे के पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। उसमें की एक एक पंक्ति अपने आप मेरे दर्द को बयां करती है। उसके इतर और कोई कारण नहीं है कि कैसे राष्ट्रीय महासचिव का पद है जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव में भी भेद करता है। एक का बयान निजी और एक का बयान पार्टी का। अगर भेदभावपूर्ण ये पद है तो हमको इस पर नहीं रहना चाहिए। मैं लगातार तथ्यात्मक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक, संवैधानिक, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के हित में कह रहे मैं तथ्यात्मक बयान देता हूं। मैं आपको इनके बयान बता देता हूं कि रामचरितमानस जातिवादी है, भेदभाव करती है, हिंदू धर्म एक धोखा है, रामलला का मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो अभी तक क्या निष्प्राण थे भगवान राम? ये तो इनके बयान होते हैं। और इस बयान पर ये कह रहे हैं कि मैं तो जो बोलता हूं वो फैक्ट पर बोलता हूं। अभी तक हम सवाल पूछते थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने इतनी छूट क्यों दे रखी है कि कुछ भी बोलते हैं और इन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। उनकी पीड़ा यही है कि जब मैं बोलता हूं तो पार्टी कह देती है ये इनका निजी बयान है। ये चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इनके बयानों को ओन करे, अखिलेश यादव कहें कि हां क्या गलत कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ये चाहते हैं। तो यही इनका दर्द है। कर सकते हैं क्या अखिलेश यादव? ये एक कमेंट। नहीं, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को पहले से ही सांसद में डाल दिया था
और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ये करके शायद एक तरह से उनको कुछ बचा लेंगे। लेकिन इसका दूसरा संदेश भी है, जब वो ये कहते हैं तो क्या वो सचमुच जो अल्पसंख्यक समाज है उसको ये लगेगा कि नहीं अखिलेश यादव हमारे नेता के साथ खड़े नहीं हुए जो हमारी बात कर रहा है, तो ये एक इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। समीर जी, मुझे लग रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के दूसरे दर्द भी हैं। कारण ये भी है कि उनकी बेटी को शायद भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देने वाली है। वो चाहते थे कि समाजवादी पार्टी बदायूं से अभी उम्मीदवार डिक्लेयर न करे, समय आने पर उनकी बेटी को समाजवादी पार्टी बदायूं से टिकट दे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बदायूं से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो इस बात से भी वो अखिलेश यादव से नाराज है कि आपने इतनी जल्दी बदायूं से उम्मीदवार क्यों डिक्लेयर कर दिया। शायद ये भी शिकायत हो सकती है कि पार्टी ने राज्यसभा नहीं भेजा है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये तय है कि वहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत ज़्यादा दिन रहेंगे नहीं, लेकिन अखिलेश के लिए अब बड़ी चुनौती हो गई है। कुर्मी की बड़ी नेता पल्लवी पटेल, जो कुर्मी वोट बैंक के लिए अखिलेश यादव ने जिन्हें जोड़ा था, एक कुर्मी वोट के लिए अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है, कुर्मी बड़ा वोट बैंक उसके साथ जा रहा है। अब अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल को जोड़ लिया था कि इनके कारण कुछ कुर्मी वोट मिलेंगे, तो अब उन्होंने भी बगावत कर दी है। तो अखिलेश के लिए अब समस्या है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य विद्रोह कर रहे हैं, पल्लवी पटेल विद्रोह कर रही है, तो अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाया था, अब उस पीडीए का क्या होगा? अब वो सिर्फ यादव और यादव की पार्टी बन के रह जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। अब एक बड़ी खबर की और आपको अब और ले जा रहा हूं, कुछ कहना चाह रहे हैं राहुल जी? मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था, देखिए अखिलेश की भी काफी मुसीबतें इनके जाने से हल हुई हैं। वो बार बार जाने से हल हुई है, क्योंकि वो बार बार कोशिश कर रहे थे, संदेश भिजवा रहे थे कि आप संभल के बयान दीजिए, कई जरिए कई तरीकों से उन्होंने इन तक संदेश पहुंचाया, इनसे बात भी की, लेकिन ये मान नहीं रहे थे, तो कई समस्याएं उनकी भी हल हुई है इससे। अच्छा, लेकिन भाजपा की मुश्किल बढ़ तो नहीं जाएगी, कहेंगे कि हमको ले लो? अब भाजपा आजकल बहुत सारे लोगों को ले रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम आबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन करेंगे। हम सब जानते हैं कि ये बहुत बड़ी खबर है। आबू धाबी के अंदर पहला हिंदू मंदिर, विशाल मंदिर, स्वामी नारायण संप्रदाय का ये मंदिर बन रहा है। कल से इस 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं आबू धाबी। कल उन्होंने वहां पर बसे हुए भारतीयों को संबोधित भी किया था। उनके साथ जो वहां के शासक हैं वो खुद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे, और ये छोटी बात नहीं है। 700 करोड़ की लागत से ये मंदिर बना है, 27 एकड़ के अंदर मंदिर बनाया है। और अब आबू धाबी से प्रधानमंत्री जो है कतर के लिए रवाना होंगे, जब इस मंदिर का वो लोकार्पण कर देंगे, जब लोग दर्शन के लिए इस मंदिर को खोल दिया जाएगा। तो पहले तो अपने आप में बहुत बड़ा काम हो रहा है। आप लोग जो भी गल्फ गए हैं, आप लोग जानते हैं वहाँ पर मंदिर का होना और इतना विशाल मंदिर बन जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं वहाँ इसका उद्घाटन करने के लिए, तो बहुत कुछ बताता है हमारे और यूएई के रिश्तों के बारे में भी बता रहा है, भारत की दुनिया भर में जो साख है उसके बारे में भी बता रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रिश्ते बनाए हैं खास तौर पर मुस्लिम वर्ल्ड में वहां के शासकों के साथ, उसके बारे में भी आपको देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है यूएई। एक तो जितने यूएई के अपने मूल निवासी हैं उससे ज्यादा भारतीय निवासी वहाँ, 30% से ज्यादा लोग जो हैं वो भारतीय हैं वहाँ पे। दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है कि यूएई की जिस तरह की इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, नंबर 4 पे वो आता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं, फॉरेन कंट्रीज जो इन्वेस्ट करती हैं इंडिया में, वो नंबर 4 पे आता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हमारा एक बहुत बड़ा मित्र जो है वो गल्फ में वो दिखाई देता है, और साथ में जो हमारे जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। और इसके बाद में अब जाते अंत में एक खबर का जिक्र करना चाहता हूं। खबर 2 दिन पुरानी हो गई है, लेकिन हमने इस पर चर्चा नहीं की, तो मुझे लगा कि जरूर बात करनी चाहिए। कतर से जहां प्रधानमंत्री जाएंगे, हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा कराकर भारत ले आए हैं, जिनको मृत्यु दंड मिला था। कई महीने से कतर की जेल में थे, जासूसी का इल्जाम लगाया गया था। कतर जैसे देश में जासूसी का इल्जाम लग जाए और उस व्यक्ति को मृत्यु दंड मिल जाए और उसको कोई देश छोड़ा करके ले आए, ये दुनिया में नहीं हुआ है, कहीं हुआ ही नहीं है। भारत ने वो किया है जो करिश्मा है, नरेंद्र मोदी ने वो किया है जो अजूबा है। अगर ये तो उनकी पार्टी नारा देती है ना, मोदी है तो मुमकिन है, इस मामले में सिर्फ ये सटीक बैठता है। 8 लोगों की जान बचाई है। अलग छोड़िए कि वहां उनको मृत्यु दंड हुआ था, चलिए उसको डेथ सेंटेंस में पहले उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था, आज आजीवन कारावास में, वो भी अपने आप में बड़ी बात थी। लेकिन रिहा करा के ले आना, ये तो ना पहले कभी नहीं सुना हमने ऐसा कुछ का। देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि हम लोग, चूंकि हमारे शो का नाम है कहानी कुर्सी की, कुर्सी का अपना एक महत्व होता है
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर दुनिया के किसी भी हिस्से में जो भारतीय हैं वो इस कुर्सी पर बैठकर तय किया कि उनकी जान, उनका जिसको हम कहते हैं ना, सब कुछ सुरक्षित रहेगा, वो किसी संकट में नहीं फंसेंगे। और वहां पर जहां कतर जैसा देश, इसको मैं इस तरह से भी कहता हूं कि देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने घरेलू जो नीतियां हैं और जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक अफेयर्स हैं दोनों को अलग करके रख दिया। इसीलिए दुनिया के सारे इस्लामिक कंट्री के साथ, इस्लामिक मुल्कों के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं। वो भारत को एक देश के तौर पर, एक दुनिया के प्रभावशाली देश के तौर पर देखते हैं। और ये अद्भुत काम हुआ है जो 8 के 8 पूर्व नौसैनिक, हमारे जाबाज सैनिक रहे हैं, बहुत शानदार इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये प्रेसिडेंट मेडल से अवॉर्डेड लोग हैं, इनको वापस हम ले आए सकुशल। तो आज बस इतना ही। कहानी कुर्सी के लिए बहुत शुक्रिया राहुल महाजन जी, समीर चौगांवकर साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी।